इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट। इनकम फ्रॉम सैलरीज रिटायरमेंट में बाकी सारा फॉर्मेट इनकम फ्रॉम सैलरी की तरह होता है, बस इसमें कुछ पॉइंट और जुड़े जाते हैं। जैसे ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी वो होता है जो भी पास्ट में एम्प्लॉय सर्विसेज रेंडर करता है, उसका एम्प्लॉयर उसको कोई अमाउंट देगा तो वो कैलकुलेट करना हम इसमें सीखेंगे। फिर पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन। पेंशन जो मंथली सैलरी के फॉर्म में मिलता है, रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन होता है। और रिटायरमेंट के बाद एक बार में ही जब वो पैसा कैलकुलेट करके दे दिया जाए तो वो कम्यूटेड पेंशन हो जाएगा। फिर अर्नड लीव सैलरी। अर्न लीव सैलरी का एग्जांपल ये होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसको कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक महीने में उसको 3 दिन की छुट्टी मिलती है, अब उन्होंने वो 3 दिन की छुट्टी नहीं अवेल की है, तो फिर उसका कुछ अमाउंट बनता होगा, उसका कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम इसमें सीखेंगे। फिर रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे और अब वो उस कंपनी का मालिक वो चाहता है कि अब ये मतलब उसको ज़रूरत नहीं है अब उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, तो वो उन एम्प्लॉय को अपने कंपनी से निकाल देगा, लेकिन निकालने से पहले उसको कुछ अमाउंट कंपनसेशन देना होगा, तो उसका कैलकुलेशन रिट्रेंचमेंट में होगा। फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। जब कोई जैसे कि रिटायरमेंट डेट बाद में हो लेकिन वो कोई बंदा खुद से रिटायरमेंट ले लेता है तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट होगा। सबसे पहले ग्रेचुइटी देख लेते हैं। ग्रेचुइटी आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर में। इसमें भी दो केस होगा, एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो फुल अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, पूरा अमाउंट जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्वेश्चन में दो चीज़ मेंशन रहेगी, अगर कवर्ड एक नॉट कवर्ड। पहले कवर्ड का देख लेते हैं। एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मिस्टर एक्स हु इज अ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब नॉट कवर्ड बोलेगा तो उसका अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले सैलरी। सैलरी कैलकुलेट करोगे आप बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। बेसिक सैलरी जो भी लास्ट मंथ की सैलरी ड्रॉ किया होगा रिटायरमेंट से जस्ट पहले, और डीए रिटायरमेंट पे हो ना हो यहाँ पे लेना है, इन दोनों को ऐड करेंगे इनटू 15/26। 26 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने में केवल 26 दिन ही 26 डेज ही वर्किंग डेज होते हैं एम्प्लॉय के, 4 संडे होता है तो वो नहीं लेते हैं, तो ये 15 दिन का इससे सैलरी निकल जाता है। बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू 15/26। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। अब ये सबसे फर्स्ट 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ। 15 डेज सैलरी ये जो ऊपर कैलकुलेट किया होगा हमने वो, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस मतलब कितने साल वो एम्प्लॉय ने कंपनी में या जहाँ से रिटायरमेंट लिए हैं उन्होंने, वो कितने साल वहाँ पे काम किया है। तो राउंड ऑफ का मतलब यहाँ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एम्प्लॉय ने 25 ईयर 2 मंथ काम किया है, तो जब वो जो मंथ होगा 6 महीने से कम होगा तो आप यही वाला ईयर लिख दोगे 25 ईयर, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि 6 महीने एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने से कम वाले रहेंगे तो आप उतना ही ईयर मानोगे। 3 महीना 4 महीना 5 महीने तक जो भी रहेगा उसको 20 यही मानोगे 25 ईयर। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन कर देता है कि मिस्टर एक्स हु इज एम्प्लॉय हैज़ वर्क 25 ईयर्स 7 मंथ इन कंपनी, अब ये 6 महीना से ज़्यादा उन्होंने काम किया है, मतलब 25 साल, फिर उसके बाद 25 साल के बाद 6 महीने से ज़्यादा काम किया है। तो इस कंडीशन में जब 6 महीने से ज़्यादा करे तो इसको एक आपको प्लस कर देना, मतलब कि 26 ईयर आप मानोगे। और अगर ये 6 महीने से कम है तो आप उतना ही ईयर बस लिख दोगे बिना मंथ के। तो फॉर एग्जांपल जैसे 25 ईयर 7 मंथ के केस में यहाँ पे 15 डेज का सैलरी आप लिखोगे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ बोला है, और क्वेश्चन में अगर ये मेंशन है सिर्फ कि 25 ईयर 7 मंथ, तो आप यहाँ पे इसको क्योंकि ये 6 महीने से ज़्यादा है आप 26 कर दोगे, मतलब 15 डे सैलरी इंटू 26। फिर जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख लोगे। फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव, जो भी ग्रेचुइटी एम्प्लॉय ने रिसीव की होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 20 लाख रुपीज़ ये मैक्सिमम लिमिट होता है, वो यहाँ लिख देंगे। इन तीनों में से जो भी लेस होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर टैक्सेबल ग्रेचुइटी कैलकुलेट करना होगा, एक्चुअल ग्रेचुइटी जो है उसमें से इन तीनों में से जो लीस्ट है वो लिखेंगे, फिर उससे टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन है एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मिस्टर एक्स हु इज़ नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट,
तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। सैलरी जो है नॉट कवर्ड के केस में लगभग HRA जैसी होती है, जैसे बेसिक सैलरी, DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। लेकिन इसमें बेसिक सैलरी का तरीका अलग होता है। बेसिक सैलरी जो होगी वो होगी एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ। एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ का मतलब एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी फ्रॉम द प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर उन्होंने रिटायरमेंट सितंबर में लिया है तो अब इससे पहले के जो 10 महीने हैं, जैसे अगस्त, जुलाई, जून, मई, जो इससे पहले हम 10 महीने तक करते चले जाएंगे और उन 10 महीने का सैलरी पहले कैलकुलेट करेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पता चल जाएगी लास्ट 10 मंथ की। फिर प्लस DA रिटायरमेंट, DP कमीशन ऑन सेल्स, सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट में जो कवर्ड के केस में फॉर्मूला लगाते थे, सेकेंड और थर्ड पॉइंट सेम रहेगा, बस फर्स्ट पॉइंट में चेंज होगा। वहाँ फर्स्ट पॉइंट में कवर्ड के केस में था 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नॉट राउंड ऑफ। हाफ इंटू ये जो सैलरी कैलकुलेट आया कि होके आएगी वो, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नॉट राउंड ऑफ। नॉट राउंड ऑफ का मतलब कि अगर 25 साल 7 महीने उन्होंने काम किए हैं, अब ये जो 7 महीना है वो 6 महीने से तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये 25 ईयर ही लिख देंगे। 25 ईयर 2 मंथली का हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस नॉट कवर्ड की कंडीशन में बस ये लिखना है सीधे। अगर 25 ईयर 11 मंथ भी लिखता है तो भी हमको नहीं मतलब कि ये 6 महीने से ज़्यादा है कि क्या, नॉट कवर्ड के केस में हम सीधे 25 ईयर ही बस लेंगे। मतलब कि नॉट कवर्ड है और 25 ईयर 11 मंथ दिया हुआ है, तो भी हाफ इंटू जो सैलरी आई है इंटू 25, ठीक है। फिर सेकंड में एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ होगा और थर्ड पॉइंट 20 लाख। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकल के आएगा, एक्चुअल ग्रेचुइटी माइनस इन तीनों में से जो भी लीस्ट है, फिर टैक्सेबल ग्रेचुइटी पता चल जाएगा।